गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले के वीडियो में यानी इससे पहले के पार्ट में इस चैप्टर वाले में उसमें हमने बेसिक स्टडी किया था, यानी चैप्टर का स्टार्ट वाला पोर्शन जिसमें हमने देखा था कि कितने टाइप के ट्रांसपिरेशन होते हैं, ट्रांसपिरेशन खुद क्या होता है, स्टोमेटा यानी रंध्र की स्ट्रक्चर या संरचना कैसी होती है और वो ओपन और क्लोज कौन सी स्थिति में होता है। तो इस बात को रिवाइज करें, स्टोमेटा ओपन कब होता है? जब वो फूला हुआ होता है यानी स्फीत होता है यानी टर्जिड होता है, उस समय स्टोमेटा ओपन होता है। और स्टोमेटा बंद कब होता है? जब वो सिकुड़ा यानी शलत, हिंदी में क्या कहते हैं शलत, या इंग्लिश टर्म में यूज करूँ तो फ्लैसिड होता है। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसकी मैकेनिज्म कि ये होता कैसे, यानी स्टोमेटा जो ओपन और क्लोज हो रहा है यानी ओपन एंड क्लोजिंग की जो एक्टिविटी होती है वो कैसे होती है, यानी उसकी मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म को समझाने के लिए 3 थ्योरीज दी गई है। ठीक है, 3 हाइपोथेसिस दी गई है। अब हाइपोथेसिस या परिकल्पना का क्या मतलब होता है कि इसे प्रूफ नहीं किया गया है, बस अनुमान लगाकर बोला गया है। जब भी वर्ड हाइपोथेसिस या परिकल्पना आता है तो इसका मतलब होता है कि इसे सिद्ध नहीं किया गया है, इसकी क्या की गई है, कल्पना करके बताया गया है। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 हाइपोथेसिस दी गई है। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ या क्रियाविधि किसकी, रंध्रों के खुलने की या रंध्र गति की या रंध्र गति की। ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। तो स्टोमेटल मूवमेंट क्या होती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का हिंदी नाम क्या था? द्वार कोशिकाएं। इसके अलावा जैसे कि गार्ड, आपको पता है गार्ड का मतलब क्या होता है, रक्षा करने वाला, राइट। तो इसीलिए इन कोशिकाओं को रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम आए तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या आ गया, मैम ने तो बताया ही नहीं। तो गार्ड सेल्स को ही रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं और द्वार कोशिकाएं भी कहते हैं। ओके, अब पहली हाइपोथेसिस है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। क्या हाइपोथेसिस है? स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस या इस परिकल्पना को किसने दिया? स्टार्च को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मांड कहते हैं, शुगर को शर्करा कहते हैं। तो मांड शर्करा परिकल्पना, क्या हो गया ये? मांड शर्करा परिकल्पना। ठीक है, इसे दिया था J.D. सायरे ने 1923 में। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ऐसे समझाने की कोशिश की कि दिन के समय सनलाइट की प्रेजेंस रहती है और फटाफट से जो सारी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी कंटिन्यूटी के साथ होती रहती है, फोटोसिंथेसिस और बाकी सब, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट में गार्ड सेल के अंदर यानी स्टोमेटा की जो द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं होती है उसके अंदर CO2 की कमी होती है। ठीक है, क्योंकि CO2 तो कंटिन्यूस रिलीज हो रहा है ना, राइट। CO2 की कमी होती है तो CO2 लेस, नीचे का एरो मतलब कम, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर pH बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? pH बढ़ जाता है, यानी pH कैसा हो जाता है? एल्कलाइन या क्षारीय। अब इस एल्कलाइन या क्षारीय pH की वजह से फॉस्फोराइलेज नाम का एंजाइम, ये स्टार मार्क इसलिए लगा है ताकि आपको समझ में आए कि ये pH हाई हुआ तब जाके ये एंजाइम क्या हो गया, एक्टिव। तो स्टार मार्क किसको दिखा रहा है? एक्टिव होने को, ठीक है, या क्रियाशील होने को। तो इस हाई pH की वजह से क्या हो गया, फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हो गया। अब एंजाइम एक्टिव हुआ है तो ये तो अपना काम करेगा, राइट। तो कोई भी एक्टिव एंजाइम क्या करता है, इसका जो भी एक्टिविटी है, इसकी जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरा करता है। तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम का काम क्या होता है कि ये स्टार्च या मांड को ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। किसको? मांड को, स्टार्च को, यानी ये स्टार्च को तोड़कर छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ देगा, जिसका क्या नाम होगा? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से द्वार कोशिकाओं का जो DPD होता है, DPD क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट या विसरण दाब न्यूनता, राइट, याद होगा। तो इसमें क्या हो जाता है, इसकी सांद्रता बढ़ने की वजह से DPD भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऊपर का एरो लगा हुआ है ना, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से द्वार कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है या स्फीत हो जाती है या टर्जिड हो जाती है। और टर्जिड होने का मतलब क्या होता है? स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा से देखते हैं क्या होता है। pH की कमी आ जाती है दिन के समय,
जिसकी वजह से CO2 की कमी आ जाती है दिन के समय, जिसकी वजह से क्या होता है, pH बढ़ जाता है यानी क्षारीय हो जाता है। अब क्षारीय होने के वजह से फॉस्फोराइलेज नाम का एंजाइम एक्टिव हो जाता है, जो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, द्वार कोशिकाओं का DPD बढ़ जाता है, जिसकी वजह से द्वार कोशिकाएं खुल जाती हैं। तो ये तो दिन के समय हो रहा था, डे टाइम। रात्रि के समय क्या होता है, नाइट टाइम। अब नाइट टाइम में बाकी सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट के अंदर CO2 की सांद्रता यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। तो CO2 के साथ में आपको ये ऊपर का एरो दिख रहा है, जिसकी वजह से pH क्या होता है, घट जाता है यानी एसिडिक या अम्लीय हो जाता है। अब अम्लीय pH की वजह से ये एंजाइम तो काम करना कर देता है बंद, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट बना था ना, ये वापस चेंज हो जाता है स्टार्च में, वापस चेंज हो जाता है स्टार्च या मांड में। अब क्योंकि इसकी सांद्रता कम हो गई, जिसकी वजह से कोशिका कैसी हो जाएगी, शलत या फ्लैसिड, और रिजल्ट में क्या हो जाएगा, स्टोमेटा बंद। यानी दिन के समय जो हुआ उसका ठीक ऑपोजिट रात के समय होगा। ठीक है। अब इस सिद्धांत, क्योंकि ये परिकल्पना थी, सिद्धांत तो था नहीं, है ना, हाइपोथेसिस है, तो इसको थोड़ा सा कुछ इसके फेवर में बोलते हुए साइरे और लॉयड नाम का एक साइंटिस्ट था, इन दोनों ने क्या बोला कि द्वार कोशिकाओं में कंटेन्स स्टार्च, की गार्ड सेल्स कंटेन स्टार्च, या द्वार कोशिकाओं में मांड होता है। इसकी वजह से ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है। तो ये थी पहली परिकल्पना, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस या मांड शर्करा परिकल्पना। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, स्टीवर्ट, इसने दूसरी परिकल्पना दी। इस परिकल्पना को क्या कहते हैं, स्टीवर्ट हाइपोथेसिस या स्टीवर्ट परिकल्पना। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सायरे की बात को ही आगे बढ़ाया, जो पीछे सायरे ने बोला इस थ्योरी में उसको ही बढ़ावा दिया, और फिर क्या बोला कि हाई pH हो जाता है दिन के समय, राइट, ये डे टाइम की एक्टिविटी है, pH बढ़ जाता है डे टाइम में, जिसकी वजह से यहाँ का माध्यम कैसा हो जाता है, एल्कलाइन गार्ड सेल के अंदर, या हिंदी में मैं कहूँ तो क्षारीय हो जाता है ना। इस कंडीशन में क्या होता है, स्टार्च चेंज होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फाइनली ग्लूकोज बना देता है। तो उसने बोला कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे रुकता नहीं है, ये 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, फिर लास्ट में ग्लूकोज बना लेता है। फिर क्या बोला कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6P और ग्लूकोज ज़्यादा घुलनशील होते हैं पानी में, किसकी तुलना में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज ज़्यादा घुलनशील होते हैं, यानी काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अब क्योंकि ये ज़्यादा आसानी से घुल रहे हैं इसकी तुलना में, तो ये ज़्यादा जल्दी द्रव्य की सांद्रता बढ़ाएंगे ना, है ना, ज़्यादा जल्दी घुलेगा तो ज़्यादा जल्दी सांद्र बनाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अतः रिजल्ट में हाई कंसंट्रेशन इन साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से ग्लूकोज 1 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज के होने की वजह से साइटोप्लाज्म, गार्ड सेल्स का जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य है वहाँ की सांद्रता और अधिक हो जाती है, और इतनी अधिक सांद्रता इनफ, या मैं कहूँ तो पर्याप्त, इतनी सांद्रता पर्याप्त है किसके, स्टोमेटा के ओपन होने में। ठीक है, दोबारा से बताऊं क्या हो रहा है यहाँ पर, दोबारा से सुनिए। दिन के समय pH हाई रहता है, जिसकी वजह से क्षारीय माध्यम रहता है द्वार कोशिकाओं में, उसकी वजह से स्टार्च चेंज हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज खुद दोनों ज़्यादा घुलनशील होते हैं जल में, ये ज़्यादा घुलनशील होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में जल्दी मिल जाते हैं कोशिका द्रव्य में। ठीक है, द्वार कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ज़्यादा जल्दी घुल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बहुत जल्दी ही द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाती है ना, सांद्रता बढ़ जाएगी, कुछ अपन मिलाते जा रहे हैं तो सांद्रता तो बढ़ेगी ना।
जैसे हम चाशनी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप लगातार चीनी और डालते जाओगे तो चाशनी और गाढ़ी होती जाएगी ना, यानी सांद्रता बढ़ती जाएगी। सेम वही बात है, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जितने टाइम में कर रहा था अब वो और फास्ट हो रहा है क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज खुद उसकी हेल्प कर रहे हैं, फटाफट आके मिल रहे हैं। और इनका मिलना ये उतनी पर्याप्त सांद्रता दे देता है जिससे कि स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। भूलिएगा नहीं, ये भी क्या है, एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना। ठीक है, तो अब है तीसरी थ्योरी। पहले तो दो हमने पढ़ी थी, वो थी परिकल्पना या हाइपोथेसिस। ये जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ ना कि वो परिकल्पना थी और ये थ्योरी या सिद्धांत है, तो ये छोटी छोटी बातें ना आपको कोई नहीं बताता और यही छोटी छोटी बातें ना सारा वो मीनिंग बता देती है उस चीज़ का। क्योंकि पहली जो थ्योरी थी वो किसी ने कल्पना की और बता दी, ये जो थ्योरी है इसे सिद्ध किया गया, इसीलिए हम इसे सिद्धांत कहते हैं, इसे हाइपोथेसिस या परिकल्पना नहीं कहते। ठीक है, तो ये जो छोटा छोटा डिफरेंस है ना नाम का, इसका अर्थ पता होना चाहिए, वरना हम तो क्या करते हैं बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, हाँ ये हाइपोथेसिस और ये परिकल्पना है, ये सिद्धांत है, ये थ्योरी है और ये वो है। ऐसा नहीं होता, इन सब का अर्थ होता है। तो ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी इस पूरी प्रोसेस को पढ़ना। ठीक है, तो तीसरा है, क्या है, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी या सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। क्या है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, यानी पोटेशियम आयन जो होगा उसका स्थानांतरण होना है। यहाँ पे नाम से इतना समझ में आ गया। और ये क्या है, थ्योरी यानी सिद्धांत है। इसे फुजीनो और इमामुरा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1959 में। उसके बाद में लेविट नाम के साइंटिस्ट ने इसी सिद्धांत को जो इमामुरा और फुजीनो ने दिया उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। और ये कौन से सन में किया गया, 1974 में। इसके बाद में ये सर्वमान्य सिद्धांत या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी बन गया। यानी आज के टाइम में इसी सिद्धांत को स्टोमेटा ओपन और क्लोज के लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इस डायग्राम से समझते हैं, बाद में ये जो लिखा हुआ है ना उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, डे टाइम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने डे लिख रखा है और यहाँ पर मैंने नाइट लिख रखा है। ठीक है, तो इस साइड में मैं दिन में जो हो रहा है वो आपको समझाऊंगी और उस तरफ जो रात में प्रोसेस हो रही है वो समझाती हूँ। तो दिन के समय क्या होता है, बाकी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन सब लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना। उस प्रक्रिया में क्या होता है, मैलिक एसिड नाम का एक रसायन बनता है। क्या बनता है, मैलिक एसिड नाम का रसायन। फिर क्या होता है, ये मैलिक एसिड टूट जाता है मेलेट आयन में और H+ आयन में। किसमें, मेलेट आयन में और H+ आयन में। अब H+ अकेला रहता है तो ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ जाता है। अब क्योंकि ये प्रोसेस द्वार कोशिका में हो रही है तो द्वार कोशिका के बाहर कौन है, सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल्स है ना, ये वाली, तो ये इनमें चला जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन आयन वहाँ गया है तो क्या करता है, पोटेशियम आयन अंदर आ जाता है, तो पोटेशियम आयन क्या करता है, अंदर आ जाता है। के का क्या हो जाए, इंपोर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाता है। अब के अंदर आके कुछ करना चाहिए ना, तो वो क्या करता है, ये मेलेट आयन के साथ मिलकर पोटेशियम मेलेट बना लेता है। आप देख सकते हैं मैंने के मेलेट लिखा है, यानी पोटेशियम मेलेट बना लेता है। अब इस पोटेशियम मेलेट के बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ना सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, और क्योंकि ये प्रोसेस परासरण के द्वारा हो रही है, आपको याद होगा परासरण में हम विलय के कणों का गति देखते थे, है ना, यानी सॉल्यूट के कणों का गति देख रहे थे, राइट। तो क्योंकि ये कण ही गति कर रहे हैं आयन के रूप में, तो इसके वजह से क्या हो गया, अंदर ओस्मोटिक कंसंट्रेशन या परासरण सांद्रता बढ़ जाती है। अब ये सांद्रता बढ़ जाती है तो क्या होता है, कोशिका क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है।
मोटी हो जाती है यानी फूल जाती है, यानी टर्जिड कंडीशन आ जाती है। और हमें पता है टर्जिड कंडीशन आती है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है ना। अब रात में क्या होता है, रात में क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है, सांद्रता ज़्यादा हो जाती है, ये तो हमें पता ही है। तो नाइट टाइम में हाई CO2 होता है, जिसकी वजह से एक प्लांट हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। ये अम्ल क्या करता है, प्लांट के एक तरह से रक्षा करने वाला हार्मोन होता है। क्या रक्षा कैसे करता है, क्योंकि ये विपरीत कंडीशन में पानी की हानि से बचाता है, वाटर लॉस से बचाता है। अब वाटर लॉस को कम करना है तो हमें क्या करना होगा, स्टोमेटा बंद करना होगा ना, ताकि वाष्पोत्सर्जन ना हो। तो एब्सिसिक एसिड एक्टिव हो जाता है और ये क्या करने लगता है, ये अंदर जो पोटेशियम आयंस आ गए थे ना, उनको बाहर निकालना शुरू कर देता है। उनको बोलता है बहुत हो गया तुम्हारा काम, अब बाहर निकलो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उनको पकड़ पकड़ के बाहर निकाल देता है, पकड़ पकड़ के बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से मैलेट आयन फ्री हो जाता है और ये वापस से मैलिक एसिड बना लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ओस्मोटिक सांद्रता जो थी या परासरण सांद्रता जो थी वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए ओस्मोटिक कंसंट्रेशन रिड्यूस, कम, नीचे का चिन्ह लगाया ना मैंने, जिसकी वजह से कोशिका कैसी हो जाती है, फ्लैसिड या शलत, और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो लेन देन कहाँ हो रहा है, ये गार्ड कोशिका और उसके पास उपस्थित सब्सिडरी या सहायक कोशिका के अंदर। अब ये तो मैंने आपको इसके अंदर समझाया है ना, एक बार के लिए थोड़ा हैवी डोज लग रहा होगा। अब है ना, इसको एक ऐसे सिंपल से फ्लो चार्ट के रूप में समझते हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा। आइए मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। तो डे टाइम में क्या हो रहा है, गार्ड कोशिका के अंदर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी मैलिक एसिड बन रहा है। फिर मैलिक एसिड टूटता है ना मैलेट और हाइड्रोजन आयन में, तो मैलिक एसिड ब्रेक डाउन या उसका टूटना या उसका वियोजन, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, मैलेट मिलता है और H+ आयंस मिलते हैं। अब H+ आयंस क्या करते हैं, पास वाली सब्सिडरी कोशिका में जाते हैं और वहाँ से पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। तो ये रही एक सब्सिडरी कोशिका, यहाँ से पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे और हाइड्रोजन आयंस बाहर जाएंगे। अब ये जो इनका अंदर बाहर जाना होता है ना, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया यानी यहाँ पर एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, सक्रिय प्रक्रिया है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी एक सक्रिय प्रोसेस है। तो फिर ये पोटेशियम अंदर आ गया और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से बाहर चले गए। अब पोटेशियम अंदर आके क्या करता है, इस टूटे हुए मैलेट आयन के साथ जुड़ जाकर पोटेशियम मैलेट बना लेता है। क्या कर लेगा, पोटेशियम अकेला नहीं घूमेगा, अपना पार्टनर ढूंढेगा। इसका पार्टनर कौन है, मैलेट है, तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ओस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और कोशिका कैसे हो जाएगी, टर्जिड या स्फीत, और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। चलो ये स्टोरी मैं आपको एक कहानी से समझाती हूँ। ठीक है, स्टार्ट में एक कपल था, उस कपल का नाम क्या है, मैलिक एसिड। फिर क्या हो गया, दिन के समय बहुत ज़्यादा हीट पड़ी, गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से वो कपल अलग हो गया। अब कपल अलग हुआ तो उस कपल में एक का नाम था मैलेट और दूसरे का नाम था हाइड्रोजन आयन। फिर हाइड्रोजन आयन क्या बोलता है, यार मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, मैं तो ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो क्या करता है, गार्ड सेल्स को छोड़ के बाहर पास वाली जगह में चला जाता है, जो होती है सब्सिडरी सेल्स। अब सब्सिडरी सेल में क्या होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम क्या होता है, पोटेशियम आयन। उसको हाइड्रोजन आयन बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन वहाँ वो देखता है, वो जगह छोड़ के गार्ड सेल्स के अंदर आ जाता है। फिर क्या होता है, पोटेशियम आयंस हाइड्रोजन आयंस की जगह ले लेता है और मैलेट से जाकर मिल जाता है। फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, मैलेट, पोटेशियम मैलेट। ठीक है, अब क्योंकि अंदर अब पोटेशियम मैलेट बहुत सारे हो जाते हैं, अब एक ही हाइड्रोजन आयन तो होता नहीं है, यानी एक ही मैलिक एसिड बनता नहीं है, बहुत सारे नंबर्स में बनता है। तो सारे के सारे यही करने लग जाते हैं और उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, पोटेशियम मैलेट की सांद्रता बढ़ जाती है, यानी पोटेशियम मैलेट के नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, भीड़ हो जाती है। गार्ड सेल के अंदर बहुत भारी भरकम भीड़ हो जाती है।
उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ जाती है तो वो कोशिका कैसे हो जाती है, मोटी हो जाती है, फूल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्जिड हो जाती है, और स्टोमेटा क्या हो जाता है, खुल जाता है, राइट। अब रात के समय क्या होता है, रात के समय कुछ और मेंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और मेंबर्स भी आ जाते हैं, सब घर पे आ जाते हैं अपना काम धाम करके रात को, है ना। तो कौन कौन आ जाता है, CO2 आ जाता है और एब्सिसिक एसिड को एक्टिव कर देता है। वो ऐसा होता है ना रात को कि पापा घर पे आते हैं, फिर मम्मी थोड़ी बातें ज़्यादा करना स्टार्ट कर देती है, काम बहुत जल्दी फटाफट सब कुछ होने लगता है, राइट। तो CO2 पापा का रोल करता है और एब्सिसिक एसिड मम्मी का रोल करता है, मम्मी एक्टिव हो जाती है, फटाफट काम करती है। इस एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, जो बाहर से पोटेशियम आयंस अंदर आए थे वो डर के वापस भाग जाते हैं, यानी वो फिर से बाहर चले जाते हैं। उनके भागने की वजह से क्या होता है, जो पोटेशियम मैलेट बना था ना, जो एक नया कपल बना था, वो हो जाता है टूट। वो टूटने की वजह से क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम हो जाता है, यानी अब वो जगह खाली होने लगती है। जो इतने सारे पोटेशियम बाहर से आए थे वो बाहर भाग जाते हैं, तो जगह क्या हो जाती है, खाली, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन घट जाता है। कौन सा कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन घट जाता है, और रिजल्ट में कोशिका कैसी हो जाती है, हल्की सी सिकुड़ जाती है या फ्लैसिड हो जाती है, और स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। समझ में आया, इजी सी प्रोसेस है ना। तो इसको रिपीटेटिवली पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ओके। बस एक बात याद रखनी है कि पोटेशियम और हाइड्रोजन का अंदर बाहर जाना एक्टिव प्रोसेस है, और ये जो है ना, ये एग्जाम में इतनी बार आया है कि आप पूछो मत, हर बार आता है ये एग्जाम में, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को दूसरे कारक प्रभावित कैसे करते हैं, यानी बाकी चीज़ें इसको प्रभावित कैसे करती हैं। तो अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। अभी मैंने आपको बताया कि इसे दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। एक तो होता है बाह्य, यानी बाह्य वातावरण में जो कारक है, जैसे लाइट हो गई, हवा हो गई, मिट्टी हो गई, है ना, वो कैसे प्रभावित करे। और दूसरा है आंतरिक कारक। आंतरिक यानी प्लांट की खुद की लीफ अगर उसको कर रही है, या प्लांट के अंदर का कोई सिस्टम उसको प्रभावित कर रहा है वो। तो पहले हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाह्य कारक। क्या, बाह्य कारक। बाह्य कारक में सबसे पहले क्या आता है, प्रकाश या लाइट। हमें पता है डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, यानी डे टाइम में ट्रांसपिरेशन अधिक होता है ना। तो जितना अधिक लाइट पड़ेगी, यानी जितना अधिक इंसिडेंट लाइट आएगी, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। इसलिए मैंने यहाँ पे रेड पेन से ऊपर का एरो दिखा है, यानी लाइट ज़्यादा तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा। दूसरा क्या है, विंड या वायु। हमें पता है जो बहती हवा होती है वो क्या करती है, आसपास प्रेजेंट जो नम हवा होती है ना, यानी जो प्लांट में ट्रांसपायरेशन की वजह से हवा में जो थोड़ी बहुत नमी होती है वो उसको भी ले जाती है, जिसकी वजह से अब पौधे के आसपास वाली हवा शुष्क हो जाती है ना। बहती हवा की वजह से यही होता है ना। आपने ये एक बात, ये कॉमन बात सबने नोटिस की होगी कि अगर हवा बहती रहती है तो बादल भी अच्छे से मूव कर रहे होते हैं, राइट, ऐसा ही होता है। तो हवा बहने की वजह से क्या होता है, जो आसपास की नमी वाली हवा होती है ना, वो भी सरक लेती है, और अब बचती कैसे, शुष्क यानी ड्राई हवा बचती है। अब तो इस ड्राई हवा की वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन और अधिक होता है। तो अगर हवा ज़्यादा चलेगी तो ट्रांसपिरेशन भी अधिक होगा, इसलिए यहाँ पर भी ऊपर का एरो लगा रखा है मैंने। फिर क्या है, अवेलेबल सॉइल वाटर या मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा यानी अगर पौधे के पास ज़्यादा पानी होगा, अगर किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ होती है तो उस चीज़ का व्यय होता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है तो वो चीज़ का व्यय होता रहेगा। वैसे ही प्लांट के पास अगर मिट्टी में आसपास ज़्यादा पानी है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता रहेगा और ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकलता रहेगा। तो जितना अधिक सॉइल वाटर उतना अधिक ट्रांसपिरेशन, यानी मिट्टी में लिमिटेड अमाउंट में पानी होना चाहिए, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की दर भी कंट्रोल में रहे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें टेम्परेचर या तापमान। तापमान जितना अधिक होगा उतना ही
आसपास की हवा क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, क्योंकि हवा में जैसे ही थोड़ी नमी आएगी वो ऊपर उठ जाएगी, है ना, तो नीचे ड्राई यानी शुष्क हवा बचेगी। तो जितना अधिक टेम्परेचर वाष्पोत्सर्जन भी उतना ही अधिक। तो ये तो थे एक्सटर्नल फैक्टर्स, सिंपल से थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई इनमें। अब है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या है, लीफ की स्ट्रक्चर या पत्ती की संरचना। अब जैसे हमारे राजस्थान वाला एरिया लेते हैं, यहाँ पर सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आकड़े का पौधा, है ना, सबने देखा है, राइट। अब उसकी पत्ती पर हमें पता है वैक्स की यानी मोम की मोटी परत होती है। तो ऐसे ही अलग अलग पौधों में क्या होता है, क्यूटिकल और वैक्स की परत होती है। तो जितनी मोटी ये परत होगी और उसकी वजह से स्टोमेटा क्या होगा, उतना ही धंसा हुआ होगा पत्ती के अंदर, है ना, क्योंकि पत्ती को तो ऊपर से ये कवर करके रख रहा है। तो उस धंसे हुए स्टोमेटा को हम क्या कहते हैं, संकन स्टोमेटा। तो लीफ स्ट्रक्चर पर संकन स्टोमेटा ज़्यादा होंगे यानी धंसा हुआ स्टोमेटा ज़्यादा होगा तो पानी की हानि ऑब्वियसली कम होगी, राइट। तो जितना अधिक संकन स्टोमेटा उतना कम ट्रांसपैरेशन। इसके अलावा एक और बात आती है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सामान्यतः एक पत्ती पर 100 से लेके 60,000 तक पर क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में इतने स्टोमेटा होते हैं, राइट। यानी इतना सा एरिया अगर 1 सेंटीमीटर वर्ग का एरिया है तो इतने एरिया में 100 से लेकर 60,000 तक स्टोमेटा हो सकते हैं। यानी इनकी जो आवृत्ति होगी वो जितनी कम होगी उतना कम होगा ट्रांसपिरेशन। यानी स्टोमेटा की संख्या एक तरह से प्रति वर्ग एरिया में जितनी ज़्यादा होगी उतना अधिक ट्रांसपिरेशन होगा और जितनी कम होगी उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा। फिर है रूट टू शूट रेशियो या मूल प्ररोह का अनुपात। मूल प्ररोह का अनुपात यानी रूट, अगर समझो रूट है अगर 2 मीटर लंबी और शूट है हमारा 4 मीटर लंबा, ठीक है, तो इसका अनुपात निकालूंगी तो मैं क्या हो गया 1:2, है ना। ये अनुपात जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, समझे। यानी रूट और शूट का अनुपात जितना ज़्यादा उतना ट्रांसपिरेशन ज़्यादा, जितना कम उतना ट्रांसपिरेशन कम। फिर है लीफ ओरिएंटेशन। लीफ ओरिएंटेशन, लीफ ओरिएंटेशन का क्या मतलब हुआ कि पत्तियां किस विन्यास में उपस्थित है। अब समझो एक पौधा ऐसे अरेंज है, ठीक है, अब इस पर पत्तियां सीधी लगी हुई है, ऐसे सीधी लगी हुई है, तो सूर्य की किरण ऐसे सीधी गिरेगी ना, सीधी गिरेगी यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी यहाँ पर। तो जब इंसिडेंट लाइट और पत्ती के दिक् विन्यास के मध्य 90 डिग्री का कोण बने या ये पूरे समकोण पर उपस्थित हो तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। और अगर पत्तियाँ ऐसे प्रेजेंट हुई तो ऐसे ऊंची, तो ये लाइट ऐसे गिरेगी ना, लाइट और पत्ती दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ये पौधा है और पत्ती ऐसे लगी है तो और लाइट भी ऐसे ही गिर रही है, तो लाइट और पत्ती दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए ना, तो उतनी कम लाइट पड़ पाएगी पत्ती पर, और जितनी कम लाइट पड़ेगी उतना ही कम ट्रांसपिरेशन होगा। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कब होता है, जब पत्ती पड़ने वाली लाइट के यानी आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण के समकोण पर होगी तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, और उसके समांतर होगी तो सबसे कम ट्रांसपिरेशन। फिर आता है, अच्छा ये तो हो गया, तो इंटरनल फैक्टर्स भी हो गए और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो गए। अब आता है कि ये ट्रांसपिरेशन क्या ज़रूरी क्यों है, इसका महत्व क्या है। ट्रांसपिरेशन को आवश्यक बुराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवश्यक बुराई या नेसेसरी इवल। आवश्यक बुराई क्यों, एक तो पौधे ने इतनी मेहनत करके पानी जमा किया है, पानी के साथ में खनिज लवण भी लाया है ना, तो उसको बाहर निकाल रहे, क्या तुक बना, है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आवश्यक बुराई कहते हैं। पर इसके अलावा भी ये ज़रूरी भी होता है। क्यों, क्योंकि नाम में ही हम इसको बोल क्या रहे हैं, आवश्यक बुराई, राइट। आवश्यक बुराई यानी ज़रूरी है पर बुरा है, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है इसीलिए। तो ज़रूरी है कि फैक्टर्स क्या है, यानी ये ज़रूरी क्यों है। पहला पॉइंट, एसेंट ऑफ सैप डिपेंड्स ऑन ट्रांसपायरेशन, यानी रसारोहण।
पौधे में पानी का ट्रांसपोर्ट यानी पानी का ऊपर हर भाग तक पहुंचना भी ज़रूरी होता है। और इसको संभव कौन बनाता है? ट्रांसपिरेशन ही बनाता है ना। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रसारोहण के लिए कौन उत्तरदायी है? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या ट्रांसपिरेशनल पुल और कोहेशन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ट्रांसपिरेशन होगा तभी रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप होगा। फिर क्या है? मिनरल सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन, तो उनका अवशोषण और उनके ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपिरेशन आवश्यक है। फिर क्या है? ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस लीफ टेम्परेचर। तो अगर पत्ती में लगातार ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लगातार वाटर लॉस हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है? हीट को भी बाहर निकाल रहा है ना एक तरीके से। जैसे हमारे शरीर में पसीना ज़्यादा आता है तो क्या हम क्या कहते हैं? गर्मी निकल रही है, राइट। तो वैसे ही अगर पत्ती से ज़्यादा वाटर निकलेगा, ज़्यादा पानी उत्सर्जित होगा यानी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, तो वो क्या करेगा? पत्ती की सतह का तापमान कम करेगा, है ना। तो ये क्या करता है? ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस लीफ टेम्परेचर। वरना अगर ज़्यादा तापमान हो गया पत्ती का तो पत्ती नष्ट हो सकती है ना, डैमेज हो सकती है। उसके अंदर जो फोटो सिस्टम ट्रांसपिरेशन, जो फोटो सिस्टम फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं वो नष्ट हो सकते हैं। अंदर जो अंग प्रेजेंट है कोशिकाओं के अंदर वो नष्ट हो सकते हैं, इसीलिए। फिर है रिमूव्स एक्सेस वाटर, यानी जो एक्सेस यानी जो आधिक्य में जल पड़ा है उसको निकालने में हेल्प करता है। तो ये था अपना ट्रांसपिरेशन वाला पार्ट। इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसे हम कहते हैं गटेशन या बिंदु स्राव। उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही छोटा सा और इजी कॉन्सेप्ट है, पर छोटी डेफिनेशंस के रूप में बार बार आता है इस चैप्टर में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं आपको कहूँ तो इससे पहले जो हमने पोटेशियम आयंस के ट्रांसपोर्ट की थ्योरी देखी और स्टोमेटा के टाइप्स, और अब जो हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट तो ये भी है, इम्पॉर्टेंट सब कुछ है, पर जो ज़्यादा रिपीटेटिवली पूछा जाता है वो बता रही मैं आपको। और इसके बाद जो हम देखेंगे गटेशन वो है। इससे पहले वाले चैप्टर की बात करूँ तो वहाँ पर क्या पढ़ा था हमने? एसेंट ऑफ सैप और वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, राइट। तो वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म और एसेंट ऑफ सैप भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इन पर भी लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। ये जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं ना, आपको याद होगा, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करती है, ठीक है। तो इसे काफ़ी ध्यान से पढ़ना है हमें। ओके, थैंक यू।